आज भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों के नामों को लेकर अक्सर चौंकाती है, अपनी रणनीतियों से अक्सर चौंकाती है। लोकसभा चुनाव के लिए सीईसी की जो बैठक हुई देर रात तक चली, उम्मीदवारों की पहली सूची इसमें जारी की जा सकती है और लिस्ट में बीजेपी के बड़े चेहरों को शामिल किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में देर रात तक नामों पर मंथन चला। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी और जेपी नड्डा की मौजूदगी में करीब 4.5 घंटे तक बैठक चली और बैठक में कई उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मुहर लग चुकी है और किसी भी वक्त ये सूची जारी की जा सकती है। और भारतीय जनता पार्टी के इस लिस्ट में कौन कौन से नाम शामिल होंगे, इसका एक पूर्वानुमान भी सामने आया, जिसमें बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति के रणनीतिकार और चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह, ये 3 नाम इस पहली सूची में शामिल हो सकते हैं। और देखना होगा कि ये 3 चेहरे कहां कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। बहरहाल और भी नामों को घोषित किया जाना है और इन सभी कैंडिडेट्स को भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति किस लोकसभा से मैदान में उतारेगी। क्या कोई बदलाव होगा, चौंकाने वाला कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा इस सूची में, या फिर जिस तरह से अब तक चुनाव लड़ते आए हैं उन्हीं पारंपरिक जगहों से चुनाव लड़ेंगे, ये भी जानना अहम रहेगा। संदीप पांडे से बात करेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संदीप, भारतीय जनता पार्टी अपने लोकसभा चुनाव की उम्मीदवारों की पहली सूची कभी भी जारी कर सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और जैसा कि बीजेपी अक्सर चौंकाती है अपने फैसलों से, अपनी रणनीति से, क्या इस बार भी ऐसी कुछ संभावनाएं हैं? देखिए, कल केंद्रीय चुनाव समिति ने लंबा मंथन किया और सुबह तक ये मीटिंग चली है, करीब 4 बजे तक ये मीटिंग चली है और 375 सीटें जीतने का जो लक्ष्य तय किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उस पर गहन मंथन हुआ है। इस दरमियान 10 मार्च तक 250 कैंडिडेट की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी घोषित कर सकती है। वहीं 3 राज्य ऐसे, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, जहां पे गठबंधन होना है, इनको अभी पेंडिंग किया है। गठबंधन की घोषणा होने के बाद ही सीट शेयरिंग का फार्मूला इस पर जारी किया जाएगा। वहीं अन्य 21 राज्य जो है उनको लेकर स्थिति साफ हो चुकी है। लगभग हर प्रत्याशी, हर सीट पे लगभग 3-3 प्रत्याशियों का पैनल तैयार हो गया है, जो कि 10 मार्च तक इनको घोषित कर दिया जाएगा। वहीं बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो यहां पे शिवराज सिंह चौहान का चुनाव लड़ना तय है और 48 घंटे अहम है, क्योंकि अगले 48 घंटे में आज और कल 125 के करीब प्रत्याशियों की लिस्ट बाहर आ सकती है, जिसमें प्रधानमंत्री होंगे और गृह मंत्री होंगे। इसके अलावा केंद्रीय रक्षा मंत्री, इनकी भी सीट लगभग तय हो जाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो पिछले चुनाव में सीटें हारी थी, उसमें अधिकतर पर प्रत्याशी पहली लिस्ट में जारी कर दिए जाएंगे और इन जो हारी हुई सीटें हैं, इन पर बहुत ही जो है अहम उम्मीदवार होंगे, जिताऊ उम्मीदवार होंगे, जिनको पार्टी मैदान में उतारेगी और बड़े चेहरे भी इन सीटों पर हो सकते हैं। जैसे कि पार्टी ने गुजरात में फार्मूला अपनाया था, जहां पे कमजोर थी या हारी हुई सीटें थी, वहां पर ज्यादा दमदार प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था, जिनका जनता के भी स्वीकारता है, और बड़े नेताओं, बड़े चेहरों को मैदान में उतारा था। वैसे ही लोकसभा जो चुनाव है उसमें भी रणनीति ये अपनाई जा सकती है। जो हारी हुई सीटें हैं उन पे मतलब तेज तर्रार, जनता के भी स्वीकारता वाला और दमदार चेहरों को मैदान में उतारा जा सकता है। स्वाभाविक है संदीप, और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बनाने वाले अमित शाह जैसे रणनीतिकार हैं, तो स्वाभाविक है कि उम्मीदवार कुछ दमदार होंगे और इस बार की जो एक टारगेट तय किया गया है उस पर भी फोकस रहेगा भारतीय जनता पार्टी का। तो इस बात को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस बार अकेले बीजेपी के पास 370 सीटें आनी चाहिए। तो ये एक लक्ष्य तय करके चल रहे हैं। आप नजर बनाए रखिएगा संदीप, आगे अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, और अब अभिभावकों और छात्र छात्राओं से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर। छत्तीसगढ़ के माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। 10वीं की परीक्षा कल से शुरू होगी। परीक्षार्थियों के लिए जो रिपोर्टिंग टाइम है, यानी एग्जामिनेशन सेंटर पर जहां भी आपको जाना है, वहां 9 बजे आपको पहुंचना है। 9:05 पर आंसर शीट बांट दी जाएगी। ये कक्षा में पहुंचना है, जहां पर जिस एग्जामिनेशन हॉल में आपका एग्जाम होगा वहां 9 बजे आप पहुंच जाइए। 9:15 से 12:15 तक परीक्षा चलेगी। 12वीं बोर्ड की परीक्षा 23 मार्च तक चलेगी। 10वीं बोर्ड की परीक्षा 21 मार्च तक चलेगी। इस बार
10वीं में 3,45,000, 12वीं में 2,61,000 परीक्षार्थी हिस्सा ले रहे हैं। और शिक्षा सचिव वीके गोयल ने बताया कि प्रदेश में 180 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें कांकेर के सबसे ज्यादा 45 और गरियाबंद के सबसे कम 10 संवेदनशील केंद्र बनाए गए हैं। राज्य में कुल 2,475 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और यहां तक कि कांकेर में हेलीकॉप्टर से प्रश्न पत्र भेजे गए ताकि किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न न हो, चूंकि नक्सल प्रभावित एरिया है और नक्सली इरादे बच्चों के मुस्तकबिल को बिल्कुल भी दिगा न सकें, उनको प्रभावित न कर सकें, इसके लिए यह फैसला लिया गया। युगल तिवारी से बात करेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। युगल, आज से एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं 10वीं के, और कल से 10वीं के, आज 12वीं के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या तैयारियां हैं, कितने एक्साइटेड है बच्चे और शिक्षा विभाग कितना चाक चौबंद है इसको लेकर? ये बिल्कुल आशीष, देखिए पर की इच्छा ही परीक्षा है और हम सीधे बच्चे से बात करते हैं कि किस तरह से उनकी तैयारी है। बताएंगे क्या तैयारी है, क्या लग रहा है आपको? तैयारी तो बिल्कुल अच्छी है, कोशिश रहेगी पूरे अच्छे नंबर लाने की और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है। अब देखते हैं अच्छे नंबर आएंगे। कोई झिझक, कोई मन में डर? थोड़ा बहुत लगता है एग्जाम के पहले, लेकिन उतना नहीं है, कर इससे लेंगे। पहले भी एग्जाम दिए तो अब डर तो नहीं होगा मेरे ख्याल से? डर तो होता है लेकिन हो जाएगा, वो थोड़ा लगता है अंदर। अच्छी तैयारी है? हाँ है। आपको क्या लगता है किस तरह की तैयारी है आपकी? आज परीक्षा है। ठीक ठाक है जी, हो जाना चाहिए पास जी। किस शुरू से आप कैसे तैयारी किए हैं पढ़ाई को लेकर के, या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो परीक्षा के समय ही पढ़ते हैं? हो जानी चाहिए, मतलब परीक्षा टाइम पे भी तैयारी हो जाती है। जी। आदर्श है अपने पास में आज हिंदी का है तो कितना सरल सब्जेक्ट से शुरुआत होती है? सरल तो बहुत है लेकिन बन जाएगा पेपर आज वाला। जी। आपकी तैयारी किस तरह की है, क्या लगता है आपको? हमारी तैयारी तो वैसे हो गई है, पर अब थोड़ा सा हिचक है। हिंदी है तो पेपर तो है, बोर्ड एग्जाम है, थोड़ा डर है। आप ये बताइए कि इस पढ़ाई जनरली बच्चों को शुरू से करनी चाहिए, तो आपकी तैयारी शुरू से रही है या फिर जैसे जैसे परीक्षा आता है वैसे आपकी तैयारी बढ़ी है? तैयारी तो शुरू से ही है जी, पर हो जाएगा इस बार। जी बिल्कुल। देखिए अब जो बच्चे हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। 9 बजे से परीक्षा शुरू होनी है और अभी बच्चे हैं, आप देख सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड्स पर जो उनके जो नंबर्स हैं, रोल नंबर्स हैं, वो चिपके हुए हैं और अपने स्थान को देखेंगे, उसके बाद अपनी जगह पर जाएंगे और पूरी चाक चौबंद तैयारी की गई है। और पूरे छत्तीसगढ़ के 33 ऐसे जिले हैं जहाँ पे परीक्षा होनी है। इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है और साथ ही साथ फ्लाइंग स्क्वाड दल का गठन भी किया गया है ताकि किसी तरह से जो नकल प्रकरण है उस पर जो उसे बढ़ावा ना दिया जाए और उस पर नकेल कसा जाए। नकल पर नकेल लगाने के लिए सभी कलेक्टरों ने अलग से जो निर्देश है वो जारी किए गए हैं। और बोर्ड की परीक्षा है, स्वाभाविक तौर पर कहा जा सकता है कि बच्चों में दबाव होता है, मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनता है, लेकिन बच्चों के जो किसी तरह के शंका के समाधान के लिए स्वाभाविक है। और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है युगल, बच्चों के लिए भी, और जो थोड़ी सी नर्वसनेस रहती है या डर जो रहता है वो स्वाभाविक है और अतिरिक्त सतर्कता बरतने के लिए कहीं ना कहीं ये जरूरी भी है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और रतलाम के सैलाना से विधायक कमलेश्वर डोडियार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अवैध वसूली के मामले में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। दरअसल उन पर बंगाली डॉक्टर से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगा था। सैलाना थाना पुलिस इसमें FIR लॉन्च कर चुकी थी। इस पूरे मामले को कमलेश्वर डोडियार ने गलत बताया और आरोपों से इनकार किया, लेकिन अब विधायक के लेन देन का एक और ऑडियो वायरल हो रहा है और पुलिस के पास कई अन्य व्यापारियों से भी विधायक के खिलाफ शिकायतें मिली हैं। अब इस मामले में पुलिस कार्रवाई कर सकती है।
कोई रिकॉर्डिंग जो है वो सोशल मीडिया पे आई है, जिसके अंदर किसी व्यापारी से पैसे मांगते हुए ऑडियो आ रहा है। उसको भी जांच के लिए जो है वो एसडीओपी को दे दिया गया है। जो भी तथ्य उसके अंदर सामने आएंगे, सामने का व्यक्ति हम लोग वेरीफाई करवा रहे हैं। तथ्य जैसे ही सामने आएंगे तो अगर सही पाया जाता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। पिछले कुछ दिनों में कुछ और भी व्यापारियों ने संपर्क किया था कि उनके पास भी जो है वो इस तरीके का गलत तरीके से परेशान करना, इस संबंध में शिकायतें की। उनको बोला गया है कि आप लिखित में शिकायतें दीजिए। उनको भी अगर वेरीफाई करके सही पाया जाता है तो डेफिनेटली हम लोग कार्रवाई करेंगे। पहले भी इनके ऊपर मेरे ख्याल से कुछ 8-10 मामले भी कायम हुए हैं, तो उसके हिसाब से कार्रवाई भी की जाएगी। सुधीर से बात करेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुधीर, अभी क्या कार्रवाई चल रही है विधायक महोदय के खिलाफ? देखिए, रंगदारी वसूलने के मामले में, अवैध वसूली के मामले में धारा 327 और विभिन्न धाराओं के तहत सैलाना पुलिस ने कल शाम को ही इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च की। और ये जो वो धाराएं हैं जिसमें 10 साल के कारावास की सजा है, यानी थाने से बेल होना मुश्किल है। हो सकता है कि विधायक जी को अग्रिम जमानत मिल जाए, लेकिन इसकी संभावनाएं कम है। जेल जाने की पूरी आशंका बनी हुई है। तो अभी चौतरफा घिरे हुए दिख रहे हैं रतलाम के सैलाना विधायक, और इसी के साथ जो दूसरे उनके ऑडियो है वो भी अब लगातार सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। पुलिस संज्ञान ले रही है और जिन लोगों से इनकी लेनदेन के मामले में जो बातचीत चल रही है उन लोगों को पुलिस अब तलाश रही है कि वो अब आगे आके शिकायत करे। इतना ही नहीं, कल शाम को जो राहुल लोढ़ा रतलाम एसपी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बहुत से ऐसे व्यापारी भी है जिन्हें विधायक की ओर से लेनदेन के लिए धमकियां दी जा रही है। तो अब उन लोगों से भी लिखित में शिकायत लेने की तैयारी में रतलाम पुलिस दिख रही है। तो कुल मिलाकर अगर इतनी सारी शिकायतें आती है और एफआईआर लॉन्च होती है तो आज समझ सकते हैं कि रतलाम के सैलाना विधायक की मुश्किल कितनी ज्यादा बढ़ सकती है। तो अब चौतरफा घिरे हुए दिख रहे हैं सैलाना विधायक, और वे साफ तौर पे इन आरोपों से पहले भी इनकार चुके हैं और अब भी वे इनकार कर रहे हैं। जी, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। और सुकमा में छेड़छाड़ करने वाले बाबू को सिखाया गया सबक, पीड़िता ने जोरदार पिटाई बाबू की कर डाली। दरअसल पीड़ित महिला ने दफ्तर जाकर बाबू को पीटा। पीड़ित का पिटाई का ये वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल आरोपी बाबू को जिला पंचायत कार्यालय में अटैच किया गया। कलेक्टर ने 5 सदस्यों की एक जांच समिति बनाई गई है। 1 सप्ताह में जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। और ये कोई प्यार मोहब्बत वाला बाबू नहीं है। दरअसल ये सरकारी कार्यालय में पदस्थ बाबू है जो आप देख सकते हैं कुर्सी पर बैठकर मार खा रहा है। और पीड़ित महिला जो इतना भर चुकी थी गुस्से से कि उसने आओ देखा ना ताओ और बाबू की जमकर पिटाई कर दी। और अब खबर रायसेन के बेगमगंज से, जहां सागर भोपाल मार्ग पर कृषि उपज मंडी के पास बैठे लोगों पर अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। लगभग आधा दर्जन लोग मधुमक्खियों के डंक से घायल हो गए और कुछ लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया गया तो कुछ अन्य को भोपाल के निजी अस्पताल भेजना पड़ा। मधुमक्खियों के हमले में घायल लोगों की स्थिति काफी गंभीर हो गई थी। और खबरें आगे भी जारी हैं। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। फंसी मिली उड़न